हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। मेरा नाम मुकेश शर्मा है और आज हम बात करने वाले हैं मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज के चैप्टर 7 से लेकर आगे के कुछ चैप्टर्स पे। चैप्टर 7 की शुरुआत होती है, सुजैन और एलिजाबेथ जो हैं वो कुछ देर तक इस बारे में वाद विवाद करते हैं, बहस करते हैं कि क्या वो किंग ऑफ प्रशिया को भी, जो होटल का नाम है, उसको भी अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, है ना। परंतु अंततः वो उसके अंदर चले जाते हैं। उनके रूम में उनको ले जाया जाता है, जहाँ पर वो देखते हैं कि बाहर से दिखने में भले ही किंग ऑफ प्रशिया थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो, लेकिन अंदर से वो काफ़ी नीट और क्लीन है ना। और लिनन जो है, उसका कपड़ा जो है वो जगह जगह लगा हुआ है। सुजैन जो है उसको इस बात का डर है कि वो शायद इस रूम को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, पर एलिजाबेथ कहती है कि उनको थोड़ा बहुत तो रिस्पेक्टेबल बन के रहना ही पड़ेगा। सुजैन को ये डर लगता है कि शायद हेंचर्ड अब इतनी बड़ी पोजीशन पे पहुंच चुका है कि वो उनका साथ नहीं देगा, और इसलिए उन्हें खुद के पैसे पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। एलिजाबेथ जेन जो है वो अपनी डिग्निटी को सेक्रीफाइस करने को तैयार है ताकि वो उस सिचुएशन से बाहर निकल सकें, होटल में रुक सकें। इसलिए वो लैंडलेडी के पास जाती है और उसको काम करने का ऑफ़र देती है। मतलब वो ऑफ़र देती है कि मैं वहाँ पे काम करूँगी ताकि मैं अपने रहने का कुछ खर्चा कम कर पाऊँ। इतने में ही घंटी बजती है नीचे, और लैंडलेडी जो है वो एलिजाबेथ को बोलती है कि एक स्कॉटिश जेंटलमैन है, उसके लिए रात्रि का भोजन, डिनर जो बोल सकते हो आप, हालांकि सपर और डिनर में हल्का सा अंतर होता है, तो लेकिन रात्रि का भोजन जो है वो ट्रे में ले जाए। एलिजाबेथ जेन जो है उससे पता लगता है कि वो यंग मैन जो है वो उस जिस रूम में वो रुके हुए हैं उनसे अगले रूम में ही वो रुका हुआ है ना। वो जब जाती है तो देखती है कि वो एक लोकल न्यूज़पेपर पढ़ रहा है ना। वो ट्रे रख देती है और बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली जाती है। उसके बाद एलिजाबेथ जेन जो है वो अपना और अपनी माँ का जो भोजन है वो लेके जाती है ऊपर, है ना। परंतु वह कमरे में जाके देखती है कि उसकी माँ जो है वो जो नेक्स्ट रूम में कॉन्वर्सेशन हो रहा है उसको सुन रही है दीवार पे कान लगा के, है ना। हैंचर्ड जो है वो आ गया है उस यंग स्कॉटिश व्यक्ति के पास, है ना, और उससे पूछता है कि क्या उसी ने उसे नोट भेजा था गोल्डन क्राउन होटल में। हैंचर्ड जो है उससे ऐसा लगता है कि शायद उस व्यक्ति का नाम जोशुआ जॉब है, जिससे मिलने का उसका प्लान था और इंटरव्यू का प्लान था मैनेजर की पोस्ट के लिए। परंतु स्कॉटिश मैन कहता है कि मेरा नाम तो डोनाल्ड फारफ्रे है ना, और कहता है कि वो उस टाउन से गुजर रहा था, वो ब्रिस्टल जा रहा है जहाँ से वो अमेरिका जाएगा। हैंचर जो है वो बहुत आभारी है जो नोट फारफ्रे ने उसको दिया उसके लिए, है ना, और उसे पूछता है कि क्या आप इसके नोट के अंदर जो आपने लिखा था उसको प्रूव करना चाहोगे, है ना, कि क्या आपके पास कोई मेथड है पुअर वेट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का। फारफ्रे जो है वो दिखाता है उसे टेक्निक कुछ दानों के साथ जो उसके हाथ में है ना, और बहुत खुशी होगी उसको ये टेक्निक हैंचर को देखे, है ना, अगर उसे अच्छी लगे तो। हैंचर बहुत ही प्रभावित होता है और उसे बिजनेस मैनेजर की पोस्ट ऑफर कर देता है। फारफ्रे जो है वो उस ऑफर को रिफ्यूज़ कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका अमेरिका जाने का जो प्लान है बहुत ही पक्का है। फारफ्रे जो है इस टेक्निक के लिए कोई पैसा भी नहीं लेता है, और हैंचर जो है फिर से बहुत प्रभावित होता है उसकी इस काइंडनेस द्वारा, जो कि अजनबी द्वारा दिखाई जा रही है, और वो उसको रिक्वेस्ट करता है कि तुम ये पोस्ट एक्सेप्ट कर लो मैनेजर की। फारफ्रे मना कर देता है, परंतु हैंचर को ड्रिंक के लिए बुलाता है अपने साथ। हैंचर कहता है कि वो ड्रिंक नहीं कर सकता क्योंकि उसने एक कसम खाई हुई है सालों पहले, है ना, और उस डीड के बाद, उस काम के बाद उसने कसम खाई थी, इसके लिए वो अपनी पूरी ज़िंदगी शर्मिंदा रहेगा। और दोनों जो हैं वो खुशी खुशी जो हैं अपने रास्ते पे चले आते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं डिपार्ट में। और इसी तरह से चैप्टर 7 जो है वो ख़त्म हो जाता है। चैप्टर 8 की बात करते हैं हम। चैप्टर 8 की शुरुआत होती है, एलिजाबेथ जेन और सुजान अपना मील ख़त्म करती हैं अपने खुद के विचारों में खोए हुए। फारफ्रे जो है वो नीचे जाता है जनरल कंपनी में, और एलिजाबेथ जेन जो है अपनी अपनी ट्रे और फारफ्रे दोनों की ट्रे उठाकर जो है नीचे चली आती है ना। कुछ ट्रेडमैन जो हैं, कुछ व्यापारी जो हैं, उनकी रिक्वेस्ट पर जो स्कॉटिश मैन है मतलब फारफ्रे है, वो एक गाना गाता है। एलिजाबेथ जेन जो है वो बहुत ही प्रभावित होती है उस गाने की सुंदरता और उस गाने की जो भाव है उनके साथ। सोलोमन लॉन्गवेज और क्रिस्टोफर कॉनी, ये दोनों नाम याद रख लेना ऐसे ही, है ना, दो लोकल मैन हैं
वो फारफ्रे से कहते हैं कि फिर से गए वो, है ना, और उस सॉन्ग पे बड़ा ही हैरान होते हैं, जो फारफ्रे के होमलैंड के बारे में, स्कॉटलैंड के बारे में बात कर रहा है। और फारफ्रे से बोलते हैं कि उसने अपने होम को क्यों छोड़ा, जबकि उसके बातों से, उसके गानों से क्लियर है कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है उसको, है ना। वो इंग्लैंड जो है, कास्टरब्रिज जो है खासकर, उसकी हिस्ट्री जो है, डार्क हिस्ट्री है, उस पर दुख मनाते हैं। फारफ्रे जो है कुछ और गाने गाता है ना, और सब लोगों के वहाँ के जो है हार्ट्स हैं उनको जीत लेता है। और वो उससे पूछते हैं फारफ्रे से कि क्या वो कास्टरब्रिज में रहने वाला है ना, पर उनको ये सुनने को मिलता है कि वो यहाँ से बस गुजर रहा है। एलिजाबेथ जेन जो है वो फारफ्रे को एडमायर करती है, और जनरल डिसअपॉइंटमेंट जो लोगों को हो रहा है सुन के कि वो जा रहा है, उससे अग्री करती है ना। उसे ऐसा महसूस होता है कि वो भी, फारफ्रे भी वर्ल्ड को उसी तरह देखता है जिस तरह से वो खुद देखती है, जिसको कि किस रूप में देखा जाएगा कि ये वर्ल्ड ट्रेजिकल है कॉमिकल होने की बजाय, है ना। ये जो एक्चुअली हार्डी की फिलोसफी भी है ना, थॉमस हार्डी की भी, तो जिसमें हैप्पीनेस और लाइटनेस जो है वो कभी कभार आने वाली है, एक्सपेक्टेड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आएगी, कभी कभार आ जाती है बस, है ना। जब फारफ्रे जो है रिटायर होने का प्लान करता है, जाने का प्लान करता है वहाँ से, तो लैंड लेडी जो है वो एलिजाबेथ जेन को बोलती है कि उसका बेड जो वो समेट दे, बिस्तर समेट दे। तो सीढ़ियों से नीचे आते हुए एलिजाबेथ जेन जो है वो फारफ्रे को सीढ़ियों पर मिलती है, और वो उसके लिए भी एक गाना गाता है। वो गाना जो है वो क्या है, बोनी पैग माई डेयरी। अब इसकी हिंदी करने की हमें ज़रूरत नहीं है, बोनी पैग में पी कैपिटल है वैसे भी, तो वो बोनी पैग माई डेयरी ये गाना गाता है उसके लिए, याद रखना। एलिजाबेथ जेन जो है अपने कमरे में लौटती है, और सुजैन जो है वो बहुत ही नाराज़ है इस आइडिया पे कि एलिजाबेथ जेन ने वेट्रेस का काम किया यहाँ पर, और इतना लोअर अपने आप को कर लिया, और इससे उसको लगता है कि हैंचर्ड को बहुत ही बुरा लगेगा, बुरा इफेक्ट पड़ेगा हैंचर्ड के मन में हमारे प्रति, अगर उसने कभी जानने की कोशिश की या ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक हो गई। एलिजाबेथ जेन कहती है कि उसे ऐसे रिस्पेक्टेबल यंग मैन को वेट करने, यानी उसके लिए वेटर का काम करने में कोई भी एतराज़ नहीं है। हैंचर्ड जो है वो अपनी मीटिंग के बाद फारफ्रे से, जो कि इनसे बाहर जा चुका था, वो उस आदमी को गाते हुए सुनता है, और फिर वो इच्छा करता है, विश करता है कि काश वो उसको मना पाता उसका बिजनेस ज्वाइन करने के लिए। इसी तरह से चैप्टर 8 जो है वो ख़त्म हो जाता है। हम बात करेंगे चैप्टर 9 की। चैप्टर 9 जो है उसमें शुरुआत में क्या होता है, अगली सुबह जो है एलिजाबेथ जेन जो है अपना खिड़की खोलती है, और देखती है कि एक कॉन्वर्सेशन हो रहा है हैंचर्ड और फारफ्रे के बीच में, और अगले ही क्षण क्या होता है कि फारफ्रे जो है वो डिपार्ट कर रहा है, उसे पता लगता है। हैंचर्ड जो है वो उसको ऑफर करता है एक वॉक साथ में उसके, है ना, टॉप के अंत तक, गांव के अंत तक। फारफ्रे जो है वो उस इन से निकल जाता है, छोड़ जाता है उसको, उसके हाथ में बैग होता है, और दोनों के दोनों जो हैं, फारफ्रे और हैंचर्ड, वहाँ से रवाना हो जाते हैं। फारफ्रे जो है वो ऊपर देखता है एलिजाबेथ जेन को जो खिड़की में खड़ी है, परंतु ज़्यादा एक्नॉलेज नहीं करता उसको, मतलब पहचानता नहीं है, कहने का मतलब, जो कि उस यंग वुमेन को थोड़ा सा अजीब या बुरा लगता है। हालांकि वो खुद को याद दिलाती है कि वो एक दूसरे को जानते नहीं हैं। सुजैन जो है वो कहती है कि वो हैंचर्ड के जो अचानक से वो पसंद करने लगा था उस यंग मैन को, उसके बारे में सोच रही है, क्योंकि अगर उसने एक अजनबी को इतना जल्दी पसंद कर लिया तो वो अपने खुद के रिश्तेदारों को तो कर ही लेगा, है ना। 5 बड़े बड़े जो हैं गाड़ियाँ जो हैं वो, जिसमें हे भरा हुआ, हे मैंने बताया था पहले आपको, जो कटा हुआ हिस्सा होता है फसल का, गली से गुजरता है, जो कि हैंचर्ड के बिजनेस का हिस्सा है ना। जिससे कि सुजैन जो है उसका ये सोचना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि उसे अमीर हैंचर्ड को ज्वाइन कर लेना चाहिए, कम से कम अपनी बेटी के लिए। सुजैन जो है वो एलिजाबेथ को भेजने का सोचती है हैंचर्ड के पास एक नोट के साथ, इसमें लिखा होगा कि सुजैन टाउन में आ गई है, और वो एक अगुस्ट सेलर की विडो है। वो अपनी डॉटर को कहती है कि अगर हैंचर्ड जो है उनको पहचानने या पहचाने नहीं, तो वो उसे बता दे कि वो जल्दी ही कैस्टरब्रिज को छोड़कर चले जाएंगे, उतना ही शांति से जितना शांति से वो आए थे, है ना। और अगर वो उनको एक्नॉलेज करता है तो उसे मिलने का कोई तरीका ढूंढना चाहिए, या मतलब व्यवस्था कर ले वो कैसे मिलना है। मतलब एलिजाबेथ जेन जो है
वो हाई स्ट्रीट जो गली का नाम है उसमें चलती है, और पूरा मार्केट जो है वो बिजी है मॉर्निंग के टाइम पे। गली जो है वो वैन्स वगैरह से जिसमें कि सामान वगैरह उतारे जा रहे हैं, है ना। शॉप्स के आइटम्स जो हैं बाहर आउट लगे हुए हैं, और जो पशु वगैरह हैं वो भी सेल पर लगे हुए हैं, और फार्मर जो हैं और जो टाउन के लोग हैं वो डीलिंग्स के बीच में है, मतलब डील चल रही है उनके बीच में। तो कास्टर ब्रिज जो है वो आसपास के गाँवों का सेंटर है, मतलब कहने का भावार्थ है ना। जैसे टाउन होता है उसके आसपास बहुत सारे गाँव हों, ठीक है। और जितने भी ग्रामीण जीवन के जो साइन हैं, और बहुत ही वो एक्साइटिंग लग रहे हैं और बहुत ही फ्रेश लग रहे हैं एलिजाबेथ जेन को। एलिजाबेथ जेन जो है हैंचर्ड के घर पे पहुंच जाती है, जो कि टाउन में सबसे अच्छे घरों में से एक है ना। और उसे दरवाज़ा खुला मिलता है जिसमें से एक रास्ता आ रहा है जो कि पीछे गार्डन पे जा रहा है, हाउस के पीछे की तरफ। वो एक ऑफिस की तरफ जाती है जो कि स्टोर में बना हुआ है। एलिजाबेथ जेन जो है वो ऑफिस में एंटर करती है, परंतु उसे हैंचर्ड नहीं, फारफ्रे मिलता है बैठा हुआ, है ना। कुछ सैंपल्स को देख रहा है वो वेट के। तो कुछ क्षण के लिए वो कंफ्यूज हो जाती है, और उसके बाद एलिजाबेथ जेन जो है उसे थोड़ा सा होश आता है, मतलब कंफ्यूजन से बाहर निकलती है और पूछती है कि हैंचर्ड कहाँ है। और उस समय क्या होता है, हैंचर्ड एंड फारफ्रे जब मतलब बाहर गए थे, वॉक पे गए थे, जब वो फारफ्रे जा रहा था, तो उस समय हैंचर्ड ने उस यंग मैन को, मतलब फारफ्रे को कन्विंस कर लिया था रुकने के लिए, है ना। और फारफ्रे ने भी क्या किया था, ये माना था कि ये भाग्य है कि उसे सिचुएशन मिल रही है, और हैंचर्ड का वो मैनेजर बनने के लिए एग्री हो गया था। हैंचर्ड जो है अब बिल्कुल अपनी काइंडनेस में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट हो गया है। उसने ब्रेकफास्ट को बुलाया है किसको, फारफ्रे को, और उसको वहाँ रहने के लिए भी इंसिस्ट किया है, कम से कम तब तक जब तक कि उसे कोई और घर ना मिल जाए। हैंचर्ड जो है फिर क्या करते हैं, अपने जो प्रमाइसिस है उसका जो जो एरिया है, ऑफिस मान लो, घर मान लो, उसका टूर करवाता है उसको, उससे विजिट करवाता है उसको, और अपने बिजनेस के बारे में भी बताता है उसको। इसी के साथ चैप्टर 9 जो है वो फिनिश हो जाता है। चैप्टर 10 में हैंचर्ड जब वेलकम करने के लिए एलिजाबेथ जेन को दरवाज़ा खोलता है, तो एक और नया व्यक्ति भी आता है जो अपने आप को जोशुआ जॉब बताता है, और ये वही आदमी है जिसका इंटरव्यू जो है हैंचर्ड लेने वाला था मैनेजर की पोस्ट के लिए। जब हैंचर्ड उसे बताता है कि उसने किसी दूसरे व्यक्ति को हायर कर लिया है, तो वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन एलिजाबेथ जेन जो है उसके चेहरे पर बिटरनेस का भाव, कड़वाहट का भाव पड़ सकती है या पड़ पाती है। एलिजाबेथ जेन जो है हैंचर्ड से कहती है कि वो उससे कुछ पर्सनल मैटर पर बात करना चाहती है। वो उसे उसके रिलेटिव, यानी कि हैंचर्ड के रिलेटिव सुजैन न्यूसन के बारे में बताती है कि वो टाउन में आ गई है और वो उससे मिलना चाह रही है। एलिजाबेथ जेन जो है अपने आप को एलिजाबेथ जेन न्यूसन के नाम से इंट्रोड्यूस करती है, जिससे हैंचर्ड को पता लगता है कि सच्चाई क्या है। सच्चाई क्या है उसके नज़र में? उसके नज़र में सच्चाई ये है कि एलिजाबेथ जेन जो है हैंचर्ड से उसका कनेक्शन क्या है जानती नहीं है। हैंचर्ड उसे अपने घर में इनवाइट करता है, और किस लिए इनवाइट करता है, अपनी वाइफ और डॉटर जो है उनके चले जाने के जो सर्कमस्टेंसेस थे उनके बारे में जानने के लिए। तो क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से कनाडा में रह रहे थे, इसलिए वो मिले नहीं, या जो भी। हैंचर्ड जो है दुखी होता है इस बात पे, न्यूसन की डेथ पे भी, और और डेथ के बाद उनको अच्छा पैसा या ठीक पैसा नहीं मिला, या यूँ कहें कि वो उनको अच्छी हालत में छोड़कर नहीं गया। वो सुजैन को एक नोट लिखता है जिसमें 5 पाउंड का एक नोट है, स्थितियाँ बदल गई हैं, 18 साल बीत गए हैं, और उसके साथ में 5 शिलिंग्स भी हैं। एलिजाबेथ जेन जो है वो उस नोट के साथ और पैसे के साथ जो है किंग ऑफ प्रशिया होटल या इन में लौटती है। सुजैन जो है उस नोट को देखकर बहुत ही मूड हो जाती है, इमोशनल हो जाती है ना। और एलिजाबेथ जेन जो है और उससे पूछती है कि तुम्हारा हैंचर्ड से मिलने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, है ना। उस नोट में लिखा हुआ है सुजैन के मिलने के लिए, सुजैन को मिलने के लिए कहा गया है 8 बजे उसी शाम को
रिंग, द रिंग जो है ये बाद में भी आएगा, इसलिए अपन इसके बारे में दोबारा बात करेंगे। टाउन के बाहर जो है ना। और 5 गिनीज जो उस नोट के साथ लगी हुई हैं वो एक काफ़ी महत्वपूर्ण अमाउंट है। ये इंडिकेट करती है कि वो अपनी वाइफ को वापस खरीद रहा है उसी अमाउंट में, जिस अमाउंट में उसने बेचा था। और इसी के साथ हमारा चैप्टर 10 जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब हम बात करेंगे चैप्टर 11 की। चैप्टर 11 जो है उसमें हमें बताया गया है कि कास्टरब्रिज का जो टाउन है उसमें रोमन जो प्रभाव है वो उसकी आर्किटेक्चर में हर गली में दिखाई देता है। और फार्मर जो हैं वो भी फील्ड में कई बार रोमन स्केलेटन्स जो हैं, कंकाल जो हैं, उनको ग्राउंड खोदते हुए मिलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो रोमन हिस्ट्री की क्या है, द रिंग नाम का एक थिएटर है। एम्फी थिएटर का मतलब होता है ओपन थिएटर, है ना। नाउ हैंचर्ड और सुजन के टाइम पे वो जो रिंग था वो किस काम आता था, कोई भी छुपने से संबंधित एक्टिविटी हो, जब कोई आदमी छुपना चाह रहा हो किसी से खासकर गलत काम करके, उसके लिए उसको यूज करते थे। हालांकि कपल्स के सीक्रेट मीटिंग के लिए ये प्लेस कभी भी यूज नहीं होता था। और इस रिंग की जो डार्क हिस्ट्री है वो सब लोगों को पता है। इसमें फांसी जो है लोगों को दी जाती थी और इसमें बहुत सारे क्राइम भी जो होते थे। और इस लोकेशन में जो लोग विजिट करते थे उन्होंने ये भी रिपोर्ट किया है कि उन्होंने ग्लैडिएटर्स जो फाइट किया करते थे पहले रोमन एम्पायर में, उनको भी, उनके घोस्ट को भी ब्रॉड डेलाइट में देखा है। हैंचर ने उस रिंग को इसलिए चुना है मीटिंग के लिए क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो अपने घर में नाइटफॉल के बाद किसी फीमेल को बुलाए और अपनी रेपुटेशन ख़राब करे। और ये जो जोड़ी है दोनों की वो रिंग के बिल्कुल मिडल में मिलते हैं और पहले तो कुछ बोलते नहीं है, परंतु सुजैन जो है फिर उसके कंधे पे अपना सिर रख लेती है और हैंचर भी उसको अपनी बाहों में भर लेता है या यूँ कहीं गले लगा लेता है। उसके पहले शब्द क्या हैं कि वो ड्रिंक नहीं करता है और उसने उस रात से अब तक ड्रिंक नहीं की है ना। वो सुजैन को बताता है कि वो सोच रहा था कि शायद वो मरी गई है और वो इस बात पे हैरानी भी जाहिर करता है अपनी कि उसने इतने समय तक चुप्पी क्यों रखी या कांटेक्ट क्यों नहीं किया और मतलब उसे मिली क्यों नहीं वो इतने समय तक। सुजैन जो है वो अपने कन्फ्यूजन को एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से वो बिलोंग करती थी न्यूसन से और क्योंकि उसने उसे खरीदा था तो ये एक तरह से बाध्यकारी था, है ना। हैंचर कहता है कि सुजान जो है अपने पास के एक्शन में बिल्कुल इनोसेंट है, मतलब उसका कोई दोष नहीं है ना, परंतु उसको बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है एलिजाबेथ जेन को अगर सच पता लगेगा तो, इस बात से बड़ा फ्रस्ट्रेटेड है वो, है ना। सुजान कहती है कि वो भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, है ना, इसलिए उसने उसको इस बात की इग्नोरेंस में ही पाला पोसा है, मतलब बताया नहीं है ना। तो वो हैंचर कहता है कि अब उनको उस यंग वुमेन यानी कि एलिजाबेथ को इग्नोरेंस में ही रखना है ना, और टाउन में उसकी रेपुटेशन जो है वो बनाए रखनी है। उसने एक प्लान बनाया है एक कॉटेज लेने का, है ना, टाउन में सुजान और एलिजाबेथ के लिए, है ना। और फिर धीरे धीरे वो अपना मिलना जो है उसका नाटक करेंगे, है ना, प्यार का नाटक करेंगे और शादी का, है ना, ताकि पेयर जो है वो हैंचर के घर में रह सके, मतलब सुजैन और एलिजाबेथ जो है वो हैंचर के घर में रह सकें। उसके बाद क्या होता है, हैंचर कहता है कि एलिजाबेथ को और सुजैन को अपने साथ सामान जो है वो अच्छा रखना चाहिए घर का, है ना, ताकि उनको थोड़ा सा अच्छा माना जाए। हैंचर जो है अपनी चिंता को व्यक्त करता है दोबारा से कि एलिजाबेथ जेन को कहीं ट्रूथ ना पता लग जाए, और सुजैन उसे बताती है कि मतलब बहुत ही कम संभावना है इस बात की, ना के बराबर संभावना है कि उसको ये बात पता लगेगी। जैसे वो दोनों अलग होने लगते हैं, हैंचर जो है सुजैन को बोलता है कि क्या उसने उसको माफ़ कर दिया, तो हालांकि वो थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करने में स्ट्रगल करती है। फिर उसको वो कहता है कि प्लीज़ मुझे मेरे फ्यूचर एक्शंस से जज करना, ना कि मेरे पास्ट एक्शन से। इसी के साथ ही हमारा चैप्टर 11 ख़त्म होता है। बाकी बातें हम करते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।